क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नए राजा और उनके राज्य। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ठीक है, तो ये मैप हम देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, को बड़ा करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कर्सर, आप देखिए यहाँ पर चौहान लिखा हुआ है, चाहमान या चौहान। तो इनका एरिया कौन सा था? ये आज का एरिया है राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हरियाणा का मिला जुला एरिया है, यहाँ पर दिल्ली के आसपास का ये वाला। फिर नीचे आएंगे आप तो गुर्जर प्रतिहार वाला आपको एरिया दिखेगा आपका अभी मध्य प्रदेश, ये देखो चंबल नदी जा रही है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ एरिया जो था वो गुर्जर प्रतिहार के पास था। और भी कुछ थे, परमार, जैसे हमारे मालवा में परमार थे, धार उज्जैन में चंदेल थे, खजुराहो में। लेकिन जो खास तौर पे ये राष्ट्रकूट जो थे आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा था इनके पास। और नीचे आएंगे आप तो चोलों के पास अभी का तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था। और अगर पालों की बात करें तो ये रहे पाल, इनके पास बंगाल वाला एरिया था जिसमें हमारा पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश जो कि अब एक अलग देश है, वो वाला हिस्सा पालों के अधीन था। ठीक है, अब ये हमने देख लिया मैप में कि आज ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है वो देखते हैं। नए राजवंशों का उदय। अब हमने चूंकि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कई सारे जो छोटे छोटे राजवंश थे, जब सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे साम्राज्य होते थे, क्षेत्रीय साम्राज्य, तो उस सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य में जब शासक जो मेन राजा था जो सबसे बड़े स्तर पर होता था, वो जब जब कमजोर होता गया तो नीचे जो छोटे छोटे क्षेत्रीय साम्राज्य थे वहां के जो छोटे छोटे शासक या गवर्नर हुआ करते थे या मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर तो उससे फिर नए राजवंश बन गए, वही बताया गया। 7वीं सदी आते आते, यानी कि हम 700 ईस्वी से 1750 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 7वीं यानी 700, तो 7वीं सदी आते आते यानी उसके पहले तक की बात चल रही है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय साम्राज्य थे वहां के जो शासक थे वो अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो वो अस्तित्व में आ चुके थे, उनका प्रभाव बहुत होता था। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है, तो जब ये बड़े बड़े सरदार योद्धा जो आते थे तो इनको क्या होता था कि एक क्षेत्र दे दिया जाता था राजा के द्वारा, कि क्योंकि राजा मान लो दिल्ली में बैठा है, जैसे हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा है कि मुख्य राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। अब मुख्य शासक वहां बैठा है और अगर उसका शासन जो है वो गुजरात तक आता है, अब गुजरात में अगर उसे युद्ध करने की जरूरत पड़ गई तो वो पूरी सेना दिल्ली से गुजरात लेके आए, उससे अच्छा है कि वो गुजरात में ही एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित कर दे जो कि सेना की व्यवस्था भी करे, और जब भी युद्ध हो तो केवल शासक का आदेश मिलने से वहां सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो वो ये उम्मीद करते थे और उनको सामंत बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, वो राजा के अधीन काम कर रहे हैं। ठीक है, राजा के अधीन काम कर रहे हैं यानी कि अब राजा जैसा बोल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ? अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत
महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। ठीक है। अब युद्ध या कोई विपरीत स्थिति या धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो है उपहार मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, इसलिए जो मुख्य शासक होता था वो ऐसे सामंत नियुक्त करता था। लेकिन अब लंबे समय तक युद्ध नहीं हुए या उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या होता था, क्योंकि उस जो योद्धा या सरदार जिनको उन्होंने सामंत बनाया था उनके पास भी सेना हुआ करती थी और धन प्राप्ति भी हुआ करती थी, क्योंकि वो वहां पर लगान वसूलते थे। ठीक है। तो उनकी भी स्थिति काफी अच्छी हो जाती थी। तो वो क्या करते थे, अपने जो शासक वर्ग थे, जिस राजा ने उन्हें अपना सामंत बनाया है, उनसे स्वतंत्र या उनसे मुक्त या उनसे आजाद होने का भी दावा करते थे कि अब हम एक नया साम्राज्य बनाएंगे। ठीक है। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। ठीक है। दक्कन मतलब कि आपका मध्य प्रदेश के नीचे वाला एरिया, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है, उसे बोलते हैं दक्कन। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, जिसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश के बारे में। हमने अभी मानचित्र या मैप में देखा था कि जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का एरिया है वो राष्ट्रकूट राजवंश के अधीन था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य शाह राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब पहले वो जो एरिया जहां पर हमने राष्ट्रकूटों का देखा है वो चालुक्यों का था। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। अब क्या कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था चालुक्य, जिनके पास वो वाला एरिया था दक्कन वाला, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। ये उनके अधीन थे राष्ट्रकूट। लेकिन अब राष्ट्रकूट में एक प्रधान हुआ दंती दुर्ग, जिसका नाम था, ये आपको याद रखना होगा कि दंती दुर्ग ने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उनसे राजा से मुक्त हो गया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान अनुष्ठान यानी कि यज्ञ करवाया, जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक, याजक कौन, जिसने यज्ञ करवाया है, जैसे कि दंती दुर्ग, जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी, यानी जन्म से वो क्षत्रिय नहीं है, न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि हमने देखा है कि राजा वर्ग, जो शासक वर्ग था, वो क्षत्रिय होते थे और जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड वगैरह करते थे और वैश्य व्यापार करते थे और जो शूद्र होते थे वो इन सब की सेवा करते थे। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करते थे या निम्न स्तर के कार्य करते थे। ठीक है। तो इन्होंने हिरण्यगर्भ करवाया, चाहे दंती दुर्ग क्षत्रिय ना हुआ, क्षत्रिय जो नहीं था, दंती दुर्ग क्षत्रिय वर्ण का नहीं था, लेकिन उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया तो वह क्षत्रिय मान लिया गया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। यानी उद्यमी यानी कि ये व्यापार व्यवसाय करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी ऐसा, इनको भी लालच हो गया कि हम भी एक छोटा सा साम्राज्य या एक जो है क्षेत्र बना सकते हैं हमारे लिए। तो इन्होंने भी सैन्य कौशल विकसित किया, यानी कि अब ये भी तलवारबाजी, तीर धनुष चलाना, है ना, तोप चलाना वगैरह इन्होंने सीखने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब इसमें देखो, कदम्ब मयूर शर्मन और एक हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के, इन दोनों शासकों की बात की गई है। ये दोनों ब्राह्मण थे, यानी कि ये क्या करते होंगे, पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, ये सब काम करते होंगे। लेकिन इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, मतलब ये काम छोड़ दिया और इन्होंने शस्त्रों को अपना लिया। अब ये शस्त्र चलाना सीखने लगे, है ना। और इन्होंने फिर बाद में अपना राज्य स्थापित किया। कहाँ पर, तो कदम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटक वाले एरिया में, और आपका गुर्जर प्रतिहार जो हरिचंद्र था उसने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। तो मतलब ये क्या करते थे, अपना जो परंपरागत पेशे छोड़कर युद्ध वगैरह सीखने लगते थे, युद्ध में कैसे काम करते हैं, कैसे शस्त्र चलाते हैं, कैसे उनका उपयोग करते हैं। तो वैसे इन्होंने फिर राज्य स्थापित किए। ठीक है। अब ये देख लेते हैं चित्र एक क्या कह रहा है। ये चित्र देखिए आप, एलोरा की गुफा
15 का भित्ति चित्र एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के अवतार में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ये आपको याद रखना है कि एलोरा की जो नरसिंह अवतार की प्रतिमा या मूर्ति बोल सकते हैं, वो किस काल की है, तो वो राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमने अभी देखा कि दंती दुर्ग ब्राह्मण मतलब दंती दुर्ग क्षत्रिय नहीं था, लेकिन उसने एक सामंत के रूप में चालुक्यों के अधीन काम किया। लेकिन उसने जब अपनी स्थिति अच्छी देखी, है ना, अपनी शक्ति बढ़ती हुई देखी, तो उसने चालुक्यों से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी और हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया। किसकी सहायता से? ब्राह्मणों की सहायता से। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी हिरण्यगर्भ यज्ञ करवा लेता था, उससे क्या होता था कि याजक जो करवा रहा है यज्ञ, वो जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय बन जाता था। यानी कि क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगर हिरण्यगर्भ यज्ञ करवा लिया है तो आप क्षत्रिय मान लिए जाओगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं, कौन से नए राजा? ये जो यज्ञ करवा रहे हैं और अपने मुख्य राजा से मुक्त होकर नया राज्य स्थापित कर रहे हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार में आपने हरिचंद्र देखा, कदम्ब मयूर शर्मण और दंती दुर्ग। ये नए राजाओं इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तीन भुवनों का स्वामी, तीन भुवन यानी कि पृथ्वी लोक, परलोक और पाताल लोक, ठीक है, इन तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी कि ये जो नए राजा बने थे, ये खुद भी एक समय पर सामंत थे और इन्होंने जो है ऐसी उपाधियां ली और अपने आप को नया शासक बताया और नए क्षेत्र में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। लेकिन ये शासक होते थे और इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां देख रहे हैं, महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, उसके बावजूद भी ये क्या करते थे कि ये भी सामंत थे, इन्होंने भी अपने सामंत बनाए और किसान, व्यापारी जो व्यापार करते थे वैश्य वर्ण के, और ब्राह्मण जो कि पुरोहित वगैरह थे, इनको भी अपने साथ में साझेदारी की, यानी इनको भी साथ में लेकर चले। इनका जब जब उपयोग हुआ, इनकी राय मशवरा लिया गया, इनके लिए काम किए गए। तो ये सब जो है, ये सामंत वर्ग जो नए राजा बने थे, इन्होंने ऐसे काम किए। ठीक है, तो जो नए ये सामंत जो थे, वो राजा बने थे, वे अपने सामंतों, किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चलते थे। ठीक है, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, उत्पादक यानी कि कोई चीज बनाने वाला, ठीक है, जैसे किसान जो कि फसल उत्पादन करता है, अनाज पैदा करता है, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। यानी कि या तो वो अपने स्वेच्छा से कुछ दे दें, है ना, जैसे कि आपने 10 किलो अनाज पकाया है, तो राज्य का ये आदेश होता था कि आप 1 किलो अनाज राज्य के जो भंडार होते थे उसमें आप देंगे, बाकी 9 किलो जो आपके पास बचेगा उसमें से आप खाएं, और खाने के बाद आपको लगता है अगले साल के लिए बीज के लिए रख लें, और बाकी जो बचा हुआ है उसको आप बाजार में बेच सकते हैं। ताकि क्या हो कि विपरीत समय आए, जब या तो सूखा पड़ जाए या बारिश ना हो, तो अनाज उत्पादन ना हो, तो उस वक्त वो जो राज्य होते हैं वो गरीबों के लिए या जिनके पास अनाज नहीं होता है उसके लिए वो उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए वो ऐसा करते थे, लेकिन या तो वो स्वेच्छा से दे दें या बाध्य करते थे, यानी वो जबरदस्ती भी करवाते थे। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यानी कि भूस्वामी यानी कि जब शासक, जो राजा ही अनुमति देता था, राजा ही आदेश देता था कि यहाँ से वसूली की जाए, और ये जो भी अनाज है या पैसे के रूप में जो भी वसूल किया जाए, तो वो इसलिए करता था क्योंकि वो मानता था कि ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर एक एक छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा कुछ भी हो, ये सब राजा के अधीन है, चाहे उस पर खेती कोई भी कर रहा हो, मजदूरी कोई भी कर रहा हो। ठीक है, ये 400 कर, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये संसाधन
कौन से संसाधन? जो कि किसान, पशुपालकों और मजदूरों से लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। ठीक है, तो जो ये संसाधन आपने लिए, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हमने समझा कि किसान के पास अनाज होता है, तो अनाज के रूप में वो लगान ले लेते थे। अब क्या होता था कि उसको वो बेचकर पैसे लेते थे, या फिर आप या तो नकद दे दो या फिर अनाज के रूप में दो। तो व्यापारी वर्ग क्या करता था कि नकद के रूप में देता था। अब उन पैसों का उपयोग कैसे करते थे शासक वर्ग? या तो वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे, दुर्गों यानी किले जो कि उस राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, उसको बनाने का खर्चा भी उसी में से होता था, और युद्ध को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिसमें कि तोप, जो भी शस्त्र वगैरह उपयोग होते हैं, या घोड़े, या जो भी सैनिकों के लिए आवश्यक चीजें हैं, जो उसके लिए पैसा कहाँ से आता था? वो यहीं से आता था, जो संसाधन यानी कि लगान या राजस्व वसूला जाता था उनसे, टैक्स जिसको बोल सकते हैं, तो उसका उपयोग यहाँ करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। यानी कि बहुत ही उच्च श्रेणी का जैसे अधिकारी होता था, उसी को राजस्व वसूल करने की यानी कि टैक्स लेने की, टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देते थे। और ये वंशानुगत होती थी, यानी कि एक अधिकारी को दे दिया, अब उसकी जब वो काम छोड़ देगा तो उसके पुत्र को वो काम मिलेगा, फिर उसके पुत्र को मिलेगा, यानी कि ये एक ही परिवार में चलता रहता था। उसी को कहते हैं वंशानुगत। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, यानी राजस्व वसूली और सेना में काम करना, ये दोनों ही ऐसा होते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब परिवार में ही चलता रहता था वंशानुगत रूप से। और राजा के निकट संबंधी यानी कि राजा के जो परिवार के काका, बाबा, जो भी बुआ, जो भी उसके परिवार के थे, खासकर वो अपने परिवार के सदस्यों को ही इतने बड़े पद पर नियुक्त करते थे। जो कि आज भी हमारे यहाँ देखते हैं कि जो कोई बड़े अधिकारी होते हैं या नेता होते हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने जो परिचित होते हैं उन लोगों का ही काम करते हैं और उनको नौकरियां दिलवाते हैं, है ना, उनको रोजगार की व्यवस्था करवा देते हैं। तो वो पहले भी होता था, जब जो हम 700 से 1750 ईस्वी के बीच की बात कर रहे हैं, तो तब भी ये होता था। अब यहाँ पर ऊपर हमने एक छोड़ दिया था पैराग्राफ, वो देखते हैं। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। दो सबसे मुख्य, वेट्टी और कदमाई। वेट्टी का अर्थ है नकद की बजाय जबरन श्रम, यानी कि वो काम करवा लेते थे और पैसे नहीं देते थे। ठीक है, तो काम करवा लिया, एक दिन दो दिन, जो भी उनको लगता है कि इतना उससे राजस्व वसूला जाना चाहिए किसी व्यक्ति से, तो उसके बदले बिना पैसे से उससे काम करवा लिया जाता था, उसको कहते थे वेट्टी। और कदमाई यानी कि भू राजस्व, यानी कि आपने जो भी अनाज उपजाया है उसमें से आप कुछ उसका हिस्सा जो भी निश्चित करे राज्य, वो आप दे दो, उसको बोलते थे कदमाई। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो मतलब आप मकान में कुछ नया करोगे, उसको ऊंचा बनाओगे, उसकी ऊंचाई वगैरह, तो उस पे भी आपको टैक्स लगता था। खजूर या ताड़ के पेड़ से क्या है कि ताड़ी नामक एक पेय पदार्थ मिलता था, जो कि शराब की जगह भी यूज किया जाता है। तो वहां पर अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सीढ़ी नहीं होती थी, राज्य ही सीढ़ियां उपलब्ध करवाता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी कर देना पड़ता था, यानी कि पिता के बाद उसके पुत्र को उसकी जो भी संपत्ति है, जो भी उसने कमाया है, उसका हिस्सा उसे मिलता है। आज नेचुरली मिलता है, अगली पीढ़ी में जाता है वो, लेकिन उस वक्त उसके लिए भी उसको कर देना पड़ता था कि अपने पिता की जो संपत्ति है उस पर पुत्र का हक हो, इसके लिए भी उसको टैक्स देना पड़ता था। क्या है अब क्वेश्चन, क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो आज वर्तमान में ऐसा कोई कर वसूला नहीं जाता था। आप आपका मकान कितना बड़ा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उससे राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा कोई
और न तो जबरन श्रम करवा सकते हैं और सीढ़ियां और ऐसे कोई काम नहीं है, आजकल ऐसे टैक्स नहीं वसूले जाते हैं। फिर एक प्रश्न और है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? तो हमने ये देखा है कि प्रशासन में जो भू राजस्व वसूले जा रहे हैं, जो ये इस तरह के कर वसूले जाते हैं 400 कर टाइप, तो वैसे तो आज वसूले नहीं जाते हैं, तो ये इस मायनों में तो भिन्न है। और दूसरा ये कि जब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो संसाधन राजा जो है ये संसाधन को वसूल करवाते थे किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, तो उनका इस्तेमाल करते थे मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि जब आपसे टैक्स लेती है सरकार, तो सरकार आपके लिए उसके बदले में काम करती है, आपके लिए अस्पताल बनवाती है, सड़कें बनवाती हैं, रेल चलाती हैं, तो काफी सारी आपके लिए ही काम करती है, वो जनता के लिए ही काम करती है सरकार, इसीलिए वो टैक्स वसूल करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा संसाधनों के बारे में, और कैसे नए राज्य पैदा हुए और कैसे वो स्थापित हुए, और अपने आप को उन्होंने अपने मूल शासकों से कैसे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रशस्तियां और भूमि अनुदान क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।